नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उसमें पिछले वीडियो में सोल्डरिंग चल रही थी, मतलब कि टाँका लगाना, झालना, रांधना वो चला था। उसमें सोल्डरिंग और सोल्डरिंग फ्लक्स के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त की, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा और किसी प्रकार की कुछ समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, उसी वीडियो को आज जारी रखते हुए आगे उस इलेक्ट्रिकल सिलेबस को जारी रखते हुए आज की वीडियो में देखते हैं सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है, सोल्डरिंग फ्लक्स का कितना बड़ा रोल होता है सोल्डरिंग के मामले में और कितने प्रकार के होते हैं, किस धातु के लिए किस सोल्डर का प्रयोग करते हैं, अलग अलग सोल्डर का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, सोल्डर के प्रकारों में किस सोल्डर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में नहीं किया जाता है और किस प्रकार के सोल्डर का प्रयोग इलेक्ट्रिक क्षेत्र में अवश्य किया जाता है। इन सभी बातों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो पर बने रहिए। अब देखते हैं सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है, सोल्डरिंग फ्लक्स की आवश्यकता क्यों होती है, सोल्डरिंग फ्लक्स के बारे में किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। उन सभी बातों को आज अच्छी तरह से समझेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है। दोस्तों, अपना जो सिलेबस चल रहा है नियमित पैटर्न के आधार पर चल रहा है। सोल्डरिंग फ्लक्स, अब दोस्तों बात आती है कि सोल्डरिंग फ्लक्स धातु की सतह पर, प्रश्न काफी बार आया दोस्तों, मतलब कि दिल्ली मेट्रो में पहुंच चुका है प्रश्न, राजस्थान बिजली विभाग में आया, टेक्निकल हेल्प की परीक्षा में, शहर में पहुंचा। सोल्डरिंग फ्लक्स के बारे में कि सोल्डरिंग फ्लक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, सोल्डरिंग फ्लक्स का इतना बड़ा रोल क्यों होता है, सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, इन सभी बातों पे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो सोल्डरिंग फ्लक्स क्या करता है, धातु की परत से धातु की सतह से जिस पे जैसे ये जो जॉइंट है इसको सोल्डरिंग करेंगे, उससे पहले इस पर ऑक्साइड की परत जमी होगी। उस ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए इसमें कुछ नमी, ये अपने चिकनास लगाई, चिकनाई लगी होगी, ग्रीस लगा, उन सभी को हटाने के लिए, ठीक है, और उस सोल्डरिंग प्रक्रिया सोल्डरिंग फ्लक्स को जोड़ तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, सोल्डरिंग के रूप में प्रयोग की गई उष्मा को जोड़ के जॉब तक, मुख्य पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, इन सभी बातों को पूरा करने के लिए सोल्डरिंग फ्लक्स की आवश्यकता होती है, सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे पहले मेन मुद्दा आता है कि सोल्डरिंग फ्लक्स प्रयोग करने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो धातु की सतह से ऑक्साइड की परत हटाने के लिए, धातु की सतह से ऑक्साइड की परत हटाने के लिए इस सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। और यही दोस्तों प्रश्न आया था यूपीपीसीएल TG2 2015 में, यही क्वेश्चन पूछा गया था, इंस्ट्रूमेंट में पूछा गया था, ठीक है ना, कि ये प्रश्न बहुत दोस्तों है, सोल्डरिंग में एक प्रश्न वैसे पूछा जाता है कि आप ध्यान नहीं देते हैं, तो कहेंगे कि धातु की सतह से ऑक्साइड की परत हटाने के लिए, सोल्डरिंग क्रिया को सरलतापूर्वक संपर्क करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह सोल्डरिंग फ्लक्स कहलाता है। ये ठोस, द्रव्य, तरलीय, मैंने पेस्ट, पाउडर इनके रूप में मिलता है, ठोस में मिलता है और द्रव्य मिलता है, पेस्ट के रूप में मिलता है और पाउडर के रूप में मिलता है, इन सब में ये गुण मिलता है। अब बात आती है कि फ्लक्स के सामान्य गुण क्या क्या हैं, प्रॉपर्टी, जनरल आवश्यकता, इसके गुण क्या क्या हैं, क्या क्या काम करता है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम क्या था इसका, सबसे पहला काम धातु की सतह से ऑक्साइड को हटाना। दूसरा आता है कि जोड़ के अंदर जहां जॉइंट होता है, जैसे हम आपको ये जॉइंट है, जैसे ये जॉइंट है, यहां आपको सोल्डरिंग करनी है, ये सोल्डरिंग की आयरन की बिट लगाई और ये सोल्डर वायर लिया, यह लगाना आपको। तो इसकी सतह जो आप सोल्डरिंग, इसके सतह पर जो ऑक्साइड की परत इसको हटाना और इस सोल्डर वायर को पंगला पंगला कर पूरे जोब में आराम से भर देना, मतलब कि इसमें सोल्डर वायर में तरलता प्रदान करना। सोल्डर वायर में पिघलने के बाद तरलता कौन प्रदान करेगा, यही अपने सोल्डर फ्लक्स प्रदान करेगा। इस सोल्डरिंग आयरन के द्वारा जो उष्मा उत्पन्न होती है, उस उष्मा को जॉइंट के हर एक कोने तक, मुख्य भाग तक, मुख्य जॉब के मुख्य
पॉइंट तक पहुंचाना इस सोल्डर फ्लक्स का काम होता है। तो इसलिए कहते हैं धातु में सोल्डर को पिघलाने के लिए सोल्डर फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, तरलता प्रदान करने के लिए सोल्डर फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, धूल मिट्टी को हटाने के लिए सोल्डर फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, धातु की सतह को मतलब कि धातु की सतह पर से और ऑक्साइड हटाने के लिए सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आती है इसका गलनांक कितना होता है, ठीक है ना। इसका गलनांक की बात की जाए तो जोड़े जाने वाली धातु ये सोल्डर वायर, ये जॉइंट की जोड़े जाने वाली धातु इन सब से कम होता है। किन किन से कम होता है? सोल्डर के गलनांक से कम होता है, जोड़े जाने वाले धातु के गलनांक से कम होता है, दोनों से कम होता है सोल्डर, इससे सोल्डरिंग फ्लक्स का और ये अपना ये गलनांक होता है, ये होता है। अब बात आती है इसका गलनांक सोल्डर से कम होता है तो गलनांक और वाष्पन में क्या अंतर होता है, कि इसके वाष्पन और इसके गलनांक में कितना अंतर होता है। वाष्पन का मतलब कि ये पिघल कर जल्दी वाष्प पिघल तो जाता है, गलनांक तो होता है, इसमें जो उष्मा मिली पिघल के तरल के रूप में पदार्थ ये अपना रूप ले लिया, लेकिन वाष्प जल्दी बन जाता है। तो क्या होता है इसका वो जो वाष्पन होता है वो गलनांक से अधिक होना चाहिए। याद रखना बात, इसका वाष्पन गलनांक से अधिक होना चाहिए ताकि जल्दी से, क्योंकि गल जाएगा जल्दी तो वाष्प यदि जल्दी बन जाएगा तो गलनांक इसका बहुत कम हो जाएगा, गलने से पहले वाष्प बन जाएगा। इसलिए कहते हैं दोनों में अंतर होना चाहिए। किसमें? इसका वाष्पन क्योंकि वाष्प जल्दी से भाप बनकर उड़ नहीं जाए, इसके वाष्पन गलनांक से अधिक होना चाहिए। दो बातें आ गई, इसका गलनांक कितना होना चाहिए, एक तो सोल्डर वायर से कम होना चाहिए और वाष्पन गलनांक से कम होना चाहिए कि जल्दी से वाष्प न बने। एक तो बात ये थी दोस्तों। अब सोल्डर का प्रकार, ये अपने सोल्डर फ्लक्स का प्रकार की बात करें। सोल्डर फ्लक्स का प्रकार सोल्डरिंग के कार्य के अनुसार अलग अलग रूप में करते हैं। सोल्डरिंग के अनुसार सोल्डर फ्लक्स अलग अलग रूप में प्रयोग होता है। किस सोल्डर फ्लक्स का प्रयोग कहाँ करेंगे, किस सोल्डर फ्लक्स का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, किस धातु के लिए किस सोल्डर का फ्लक्स करेंगे, इन सभी बातों को अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सभी बातों को पूरा करेंगे। तो दोस्तों लास्ट एंड तक वीडियो को पर बने रहें और देखते रहें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। तो सोल्डर का वर्गीकरण देखो दोस्तों, दो प्रकार से कहते हैं, तो लघु संचारण के आधार पर होता है और एक ये आया था, यही प्रश्न आया था किसमें, दिल्ली मेट्रो 2017 के एक पेपर में आया था कि सोल्डरिंग फ्लक्स का वर्गीकरण किन के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। सोल्डरिंग फ्लक्स का एक तो होता है लघु संचारण व उच्च संचारण के आधार पर किया जाता है। एक आता है के आधार पर किया जाता है। अब बताइए, तो थी इनकी वर्गीकरण की बात। अब करते हैं कि सोल्डर फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सोल्डर फ्लक्स एक होता है कोर्सिव सोल्डर फ्लक्स और एक होता है नॉन कोर्सिव सोल्डर फ्लक्स। कोर्सिव सोल्डर फ्लक्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, नॉन कोर्सिव सोल्डर फ्लक्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोर्सिव सोल्डर फ्लक्स में कौन कौन से धातु आते हैं और नॉन कोर्सिव सोल्डर फ्लक्स में किस किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उन सभी बातों को अब आगे और विस्तार से वर्गीकरण करेंगे। सोल्डरिंग फ्लक्स के टाइप्स की बात करें, सोल्डरिंग फ्लक्स के प्रकार की बात करें तो सोल्डरिंग फ्लक्स दो प्रकार का, एक तो होता है कोरोसिव सोल्डरिंग फ्लक्स और दूसरा होता है नॉन कोरोसिव सोल्डरिंग फ्लक्स होता है। और कोरोसिव फ्लक्स में कौन कौन से धातु पदार्थ आते हैं और नॉन कोरोसिव में आते हैं। देखो, कोरोसिव सोल्डरिंग फ्लक्स वो होता है जिसमें जो कि अकार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। याद रखना बात, ये कौन से होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं, ठीक है। ये होते हैं कार्बनिक पदार्थ से, इसमें होते हैं सारे अकार्बनिक पदार्थ और इसमें होते हैं कार्बनिक पदार्थ। इसमें कौन कौन से आते हैं, देखो जिंक क्लोराइड, नाम लिख लो मैं बता देता हूँ। इसमें जिंक क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड और तीसरा आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। तीन नाम आ गए, जिंक क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है। अब बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, तो ये धातु की जो सतह होती है, फ्लक्स ये जो फ्लक्स होता है ये धातु की सतह पर क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। और नुकसान का मतलब कि ये अपने जो धातु की सतह को खुरदरा कर देना, धातु की परत को वहां से हटा देना और कोरोजन प्रभाव लगा देना और संक्षारण कर देना, मतलब कि उसके ऊपर, और ये होता है मतलब कि जंग लगा देना, धातु की सतह पर ये सारे नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन नुकसान पहुंचाने की वजह से
कोरोसिव सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में नहीं किया जाता। याद रखना बात, कौन से फ्लक्स का? जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनका प्रयोग अर्थात कोरोसिव फ्लक्स का प्रयोग अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में नहीं किया जाता है। इसलिए ये सोल्डरिंग जब कर देते हैं, जिस धातु पर इसकी सोल्डरिंग यदि कर भी दी जाती है तो तुरंत उसको हटा दिया जाता है, अन्यथा जंग लगने की संभावना बनी रहती है। जंग लग जाता है और वो धातु खराब हो जाती है, इसलिए इनका प्रयोग सबसे कम किया जाता है। फिर कहते हैं अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जहाँ की धातु बिजली के तौर पर प्रयोग करते हैं, वहाँ किन का प्रयोग करते हैं? वहाँ करते हैं नॉन कोरोसिव फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि इसमें जिंक क्लोराइड आपने देखा, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड क्या है? देखो, सफेद रंग की क्रिस्टलीय धातु होती है, ठीक है ना। जिंक क्लोराइड सफेद रंग की क्रिस्टलीय ठोस धातु होती है। ये पानी में अत्यंत घुलने वाली होती है, घुलनशील होती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तांबा, पीतल, इसका उपयोग तांबा, पीतल और टिन प्लेट आदि के फ्लक्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और सोल्डरिंग करने के बाद जोड़ को साफ कर दिया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि अमोनियम क्लोराइड जो कि कोरोसिव फ्लक्स की श्रेणी में आता है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कि पानी में अत्यंत घुलनशील होता है, अधिक घुलने वाला होता है और ये पाउडर पेस्ट के रूप में प्राप्त होता है। पाउडर पेस्ट के रूप में काम आता है, इसका प्रयोग करते हैं पाउडर पेस्ट के रूप में। उसके बाद ये गर्मी में जल्दी से वाष्प में बदल जाता है, ठीक है ना, शीघ्र ही वाष्प में बदल जाता है। इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं पानी में घोलकर और स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए। इसको पानी में घोलकर, किसको? अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोलकर और स्टेनलेस स्टील जो हार्ड अपने स्टील लोहा होता है उसकी सोल्डरिंग करने के लिए इस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। अब आती है नंबर 3, इसमें कोरोसिव फ्लक्स में एक आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्रव पदार्थ होता है, फ्लूइड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल होता है और ये हवा के संपर्क में आने के बाद ये धुआं बन जाता है, धुआं में बदल जाता है, ठीक है ना। कौन सा? कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हवा के संपर्क में जब भी आता है तो धुआं के रूप में बदल जाता है। इसलिए इसके साथ किसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक क्लोराइड, जिंक को मिला दिया जाता है तो जिंक क्लोराइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अमोनियम मिला देता है तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसलिए जिंक और जस्ते के साथ मिलाकर इसका प्रयोग फ्लक्स ग्रुप में किया जाता है। ये तो थी दोस्तों कोरोसिव फ्लक्स के बाद। अब नॉन कोरोसिव फ्लक्स पढ़ते हैं, फिर उन फ्लक्सों का नाम देखते हैं कि तांबे के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करेंगे, चांदी के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करेंगे, तांबे के लिए किस प्रकार और चांदी सोने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो अब बात करते हैं नॉन कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है, जो कि कार्बनिक पदार्थ से बना होता है और सबसे अधिकतर यही प्रयोग होता है कि ये धातु की सतह पर क्षति कम पहुंचाता, नुकसान कम करता है। और ये धातु इसकी मतलब कि नॉन कोरोसिव फ्लक्स से सोल्डरिंग करने के बाद जंग लगने की संभावना खत्म हो जाती है, इसलिए सबसे अधिक प्रयोग नॉन कोरोसिव फ्लक्स का किया जाता है। परीक्षा में दोस्तों काफी बार पूछा जाता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को देखना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ उठता है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों सोल्डरिंग का चैप्टर इतना छोटा आसान नहीं है, बड़ा चैप्टर है, आसान नहीं है, लेकिन प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और बस भाषा कुछ हार्ड होती है। इसलिए दोस्तों लगातार पढ़ते रहो और अब अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त करते रहो। दोस्तों जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नियमित पैटर्न के आधार पर संपूर्ण सिलेबस पूरा करवा कर आप अपने अच्छे अंक प्राप्त करके और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको सिलेबस पूरा नहीं करवाया जाएगा, सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। नियमित पैटर्न के आधार पर एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि आपको भविष्य में यदि आप नोट्स बना लेते हो, लिख लेते हो, तो कभी भी किसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल एग्जाम में किसी को समस्या नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं नॉन कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट्स जरूर करना। वीडियो के देखने के बाद आपके मन में क्या प्रतिक्रिया हुई वीडियो के बारे में वो जरूर अवश्य लिखना। अब बात करते हैं नॉन कोरोसिव फ्लक्स, जिसमें अम्ल क्षार की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, अर्थात कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं, वो नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहा जाते हैं। और ये रेजिन के आधार पर होते हैं। ये किसके होते हैं? नॉन कोरोसिव फ्लक्स रेजिन के आधार पर होते हैं। इसमें अम्ल क्षार की मात्रा नहीं होती है, एक तो ये लिख लेना। दूसरी बात, ये रेजिन पर आधारित होते हैं। किस पर होते हैं? रेजिन पर आधारित होते हैं। और ये धातु की सतह को किस प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं। अब रेजिन देखो, रेजिन क्या होता है?
रेजिन जिसको बोलते हैं बोरोजा। रेजिन कहाँ से प्राप्त? रेजिन एक चिपचिपा और एक पदार्थ होता है। कहाँ से प्राप्त करते हैं? चीड़ के पेड़ से प्राप्त करते हैं। अब देखो बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से धातु आते हैं। जैसे जैतून का तेल, जैतून का तेल जिसको बोलते हैं ओलिव ऑयल, एक क्या आता है कौन से में? इसमें नॉन कोरोसिव फ्लक्स में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? जैतून का तेल होता है, रेजिन, रेजिन होता है जैतून का तेल, रेजिन, नौसादर, एक होता है नौसादर, और उसके बाद में नौसादर के बाद में होता है पेस्ट, और एक होता है टेलो, एक पेस्ट के रूप में आता है। पेस्ट में बताऊंगा कौन कौन से धातुओं को मिलाया जाता है। पेस्ट, एक टेलो, ये क्या है? सारे के सारे ये नॉन कोरोसिव फ्लक्स होते हैं जिनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। पेस्ट के रूप में अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, वो पेस्ट ही होता है। नौसादर होता है, नौसादर का प्रयोग कहाँ करते हैं? अब इन सब के बारे में देख लेते हैं। जैतून का तेल जो ऑलिव ऑयल बोलते हैं, ये एक प्रकार का वनस्पति तेल होता है। जैतून का तेल एक प्रकार का वनस्पति तेल होता है, और ये लगभग बहुत ही कम प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग के फ्लक्स के तौर पर, बहुत कम प्रयोग करते हैं, इसलिए ना के बराबर करते हैं। इसका प्रयोग कम होने के कारण इसका वर्गीकरण नहीं होता है। उसके बाद आता है बोरेक्स, ठीक है ना। बोरेक्स को जिसको बोलते हैं सुहागा, एक और नाम आता है बीच में सुहागा, सुहागा जिसको बोलते हैं बोरेक्स, या कभी बोरेक्स आता है या बोरोक्स आता है। एक होता है सुहागा। सुहागे का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखो, एक तो ये सोल्डरिंग फ्लक्स के तौर पर ये नॉन कोर्सिव देख लिया, नॉन कोर्सिव में आता है जैतून का तेल, इसका प्रयोग कम होता है। दूसरा आता है बोरेक्स आता है, सुहागा बोलते हैं जिसको, इसकी ये सोडियम बोरेट भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम बोरेट। सुहागे का दूसरा नाम सोडियम बोरेट होता है, सुहागे का दूसरा नाम। इसको सोडियम बोरेट भी बोलते हैं। इसकी संरचना ठोस होती है, सफेद रंग का एक बोरोन महत्वपूर्ण यौगिक होता है। इसकी संरचना कैसे? ठोस संरचना होती है, और इसका प्रयोग अलग अलग धातुओं पर जोड़ लगाने के लिए किया जाता है। अलग अलग धातुओं पर जोड़ लगाने के ब्रेंजिंग के तौर पर करते हैं इसका प्रयोग। जैसे सोने, चांदी, इसकी सोल्डरिंग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बोरोजा का प्रयोग करेंगे, सुहागा जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अलग अलग धातुओं की ब्रेंजिंग के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। ये तो था बोरेक्स। उसके बाद में आता है रेजिन। रेजिन चीड़ के पेड़ से प्राप्त करते हैं, एक कार्बनिक मिश्रण वाला पदार्थ होता है, और इसका दूसरा नाम बिरोजा होता है। बिरोजा बोलते हैं जिसको, रेजिन को क्या बोलते हैं? बोरोजा बोलते हैं। कभी बिरोजा, कभी बेरेजा, कभी बोरोजा, यही नाम होता है। और इसका गलनांक देखा जाए दोस्तों सबसे कम होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है, ये पिघल जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? पीतल, तांबे की सोल्डरिंग, पीतल की सोल्डरिंग, तांबे की सोल्डरिंग, तांबे की मिश्र धातु की सोल्डरिंग के लिए इसको फ्लक्स के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है पेस्ट आता है। पेस्ट क्या होता है? जिंक क्लोराइड। देखो अब आ गई जिंक क्लोराइड, रेजिन, और एक होता है ग्लिसरीन, ठीक है ना। पेस्ट के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं ना पेस्ट, इसमें आता है जिंक क्लोराइड, रेजिन और एक ग्लिसरीन। इन तीनों को मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है, और जिसको बोलते हैं पेस्ट, ठीक है ना। तो पेस्ट में कौन कौन सी धातु मिलाई? जिंक क्लोराइड, रेजिन और ग्लिसरीन, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद आती है दोस्तों नौसादर। नौसादर की बात की, इसका उपयोग जोड़ को साफ करने के लिए अधिकतर किया जाता है। जोड़ को साफ करने के लिए, दूसरा कलई करने के लिए। एक धातु की परत दूसरी धातु पर चढ़, जोड़ को साफ किया और दूसरी धातु पर चढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये टिकिया और मतलब कि एक तो ठोस के रूप में मिलता है और एक पाउडर के रूप में मिलता है नौसादर। और एक आता है दोस्तों टेलो। टेलो क्या होता है? इसका उपयोग सिक्कों की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। जो सिक्के होते हैं ना, सिक्के की सोल्डरिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दो सिक्कों, जैसे सिक्के करते हैं, टेलो को बीच में लगाया, दूसरे सिक्के को चेपा और दो सिक्कों को आपस में चेप दिया। तो ये थी दोस्तों आपको सोल्डरिंग की पूरी प्रोसेस, सोल्डरिंग फ्लक्स की। सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है? अब देखो दोस्तों, बात करते हैं कि वह कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स है जिसका प्रयोग अधिकतर कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में किया जाता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा टॉपिक और है, लास्ट तक वीडियो पर बने रहें, रुके रहें। अब आपको मैं नाम बताने वाला हूँ जिसके तांबे की सोल्डरिंग के लिए किस सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, चांदी के लिए किसका प्रयोग करते हैं,
और उनका प्रयोग क्यों इसके आधार पर किया जाता है वो देख लेना बात। अब दोस्तों वो धातु बच गई, वो फ्लक्स का प्रकार बच गए जो आप लिख लो, मैं आपको बता देता हूँ। तांबे के लिए देख लो, तांबा या जीआई धातु, मिश्र धातु या जीआई लोहा, ढलुआ लोहा, मिश्रित लोहा, इनके लिए रेजिन, जिसको बोरोजा बोलते हैं, रेजिन, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, फ्लक्साइट, ये तो होते हैं तांबे की और उसकी मिश्र धातु के लिए। जस्ते के लिए जिंक क्लोराइड, और गन मेटल के लिए जिंक क्लोराइड और रेजिन लिख लो। और सोना चांदी के लिए सुहागा, जिसको बोरेक्स बोलते हैं। और उसके बाद आता है जीआई चद्र के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आपको मैंने बताया था। और एल्यूमिनियम के लिए आता है दोस्तों स्टीरिन आता है, एरा नंबर 7 आता है, दो याद रखना, स्टीरिन आता है, एरा नंबर 7 आता है, और ये रेजिन जिसको बोरोजा बोलते हैं ये आता है। ये तो थे दोस्तों इनकी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनका प्रयोग इलेक्ट्रिकल क्षेत्र की या धातु या बिजली के कार्य में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बिजली कार्य में टेलो और जिसको टेरेपेटाइन